हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया कि जो एमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक उपकरण होता है, ठीक है। क्या होता है? एक उपकरण होता है। एमीटर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं कि जो विद्युत धारा है उसको मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो जो एमीटर है उसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है उसका, तो वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना 0 एमीटर का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें बताना है कि कौन से क्रम में अगर प्रतिरोध है तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो अधिक होता है। दैट मीन्स यहाँ पर बताना है कि किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। जब इनका संयोजन है वो श्रेणी क्रम में होगा तब जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान सबसे अधिक होगा, ठीक है। R1 R2 और ये श्रेणी क्रम में होंगे ना, तब क्या होगा कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान अधिक होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो प्रतिरोध है R, प्रतिरोध होता है कि जो हमारी किसी चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसके बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है एक तरह से, वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा का बाधा करता है, मतलब उत्पन्न करता है। तो जो चालकता है ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं? रो, इसको बोलते हैं रो। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किस पर? जो चालक का जो पदार्थ है उस पर। भाई मतलब चालक की जो पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की मात्रा पर। मतलब जो पदार्थ है सब अलग अलग होंगे तो अलग अलग उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश। हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है। यहाँ पर एक चालक तार है, वो क्या है? आवेशित है, चार्ज है मतलब। तो उसका आवेश है, संपूर्ण आवेश है वो बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। बाहरी पृष्ठ पर होता है, भीतरी पृष्ठ पर नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो वस्तु का आवेश है, वो वस्तुओं का जो आवेशन है, दैट मीन्स कोई हमारे पास वस्तु है, कोई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आवेश उत्पन्न किस प्रकार होगा? इसमें होगा ये है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इस पर क्या होता है कि चार्ज आ जाता है, मतलब इनका आवेशन हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, तो उसका लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्या है? उच्च पारगम्यता, हाई परमेबिलिटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। और जो विभवांतर होता है वोल्ट, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये विभवांतर है, उसका मात्रक क्या हुआ? वोल्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श है, हमारे पास वोल्टमीटर है, एक आदर्श वोल्टमीटर है, उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर का, ठीक है। और जो
यहाँ पर दिया गया जो वोल्ट है, मीटर, वोल्ट मीटर, वो किसका है? आदर्श का। ठीक है, आइडियल होना चाहिए। तो आदर्श जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा? इनफाइनाइट, अनंत होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर ओम का नियम है V इज इक्वल टू आई आर। वी तो क्या है, यहाँ पर दो चालक तार है एक तरह से, मतलब एक चालक है, ये चालक है, ठीक है, ये चालक तार है। तो इसके जो एक सिरा ये, एक सिरा ये, ठीक है, वन इसको मान लो, टू इसको मान लो, तो दो सिरे हैं। इसके बीच जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा बहेगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम वाला। V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध, और आई क्या है? धारा, और V क्या है? विभवांतर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो वो है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। जो स्टार्च है उसका पाचन करता है टाइलिन एंजाइम, लार में उपस्थित होता है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूपांतरित बायोटिक एंटीबायोटिक प्राप्त करने की तकनीक, मतलब जो हमारी टेबलेट आती है, एंटीबायोटिक्स आती है बहुत सारी, तो उनको रूपांतरित कैसे किया जाता है? मतलब होता है कि जो हमारे पास एक टेबलेट है, कोई भी रसायन पदार्थ है, उसको चेंज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक तकनीक होती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हिंदी में बोलते हैं इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी। मतलब होता यह है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी जीव है ना, तो उसके जो जीन है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको ले लिया जाता है, और उसकी जो सीक्वेंस में जो जमे क्रम है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का, तो उसको क्या कर दे? चेंज कर देते हैं क्रम को। तो उससे क्या होता है कि उसके गुण भी बदल जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है। जो पोलियो, देखो, पोलियो, जो पोलियो है एक वायरस होता है। क्या होता है? एक वायरस है। उसी से ही क्या है? एंटीजन मिलता है। ठीक है, तो बात यह है कि जो पोलियो की जो दवा आती है, वैक्सीन आती है, मतलब टीका आता है, तो उसमें क्या होता है कि उस टीके में एंटीजन होता है, ना कि एंटीबॉडी होती है। समझ गए? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण, हमारे पास एक दर्पण है समतल, तो इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या है? आभासी बनता है। ठीक है, आभासी, और आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा होता है? ठीक है, हमारे पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल, जो कि उभरा हुआ होता है। ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है ये, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो एकदम से सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? सीधा। और वो क्या होता है? आभासी। सीधा और आभासी, वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है, आभासी। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? सीधा होता है और आभासी होता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है कि प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसका जो सर्वाधिक वेग किस में होता है? सर्वाधिक जो वेग होता है वो किस में होता है? निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में, वैक्यूम इन्वायरमेंट में। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि
साबुन के जो बुलबुले हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। प्रकाश की एक ये घटना है जिसके कारण क्या होता है कि जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है कि शरीर के भीतरी अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक। हमारे शरीर है, ठीक है, हमारी ये बॉडी है, इसमें जो अंदर वाले जो ऑर्गन है, अंदर वाले अंग है, उनका निरीक्षण करने के लिए कि भाई इसके अंदर बीमारी है या नहीं है, स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है? ठीक है, तो उसका है वो है एंडोस्कोपी। एंडो का मतलब भीतरी, स्कोपी का मतलब देखना। एंडोस्कोपी जो टेक्निक है वो किस पर आधारित है? वो है भीतरी अंगों के निरीक्षण के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो एंडोस्कोपी पर आधारित है। ठीक है, और जो एंडोस्कोपी है वो किस पर आधारित होती है? एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता ये है कि हमारे पास ये एक प्रिज्म है, तो इसमें प्रकाश वो टकराता रहता है और इसमें चमक उत्पन्न होती है। हीरा जो चमकता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का जो विसरण का कारण है वो क्या है? प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? जो प्रकाश है वो उसका विसरण होता है। ठीक है, विसरण, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है धूल के कण। क्या है? धूल के कण, धूल कण। क्योंकि धूल के जो कण हैं वो उनका मूवमेंट होता है, वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो उनके साथ साथ प्रकाश भी मूवमेंट करेगा, आगे जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है कि सूर्य का जो लाल दिखाई देना है वो किस कारण होता है? सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन भी एक प्रकाशिक घटना है, ठीक है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश लाल, लाल रंग का, रेड कलर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि मानव जो आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? मानव की जो रेटिना है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? रियल होता है, वास्तविक, लेकिन वो उल्टा बनता है, याद रखना, उल्टा बनता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? एक अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम किस माध्यम में होता है? देखो सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग था वो किस में था? निर्वात में। किसमें था? निर्वात में, निर्वात माध्यम में। लेकिन जो सबसे कम है वो किस में है? कांच में। जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसमें जो प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है, वो बहुत ही कम होती है। प्रकाश के चाल किस में कम होती है? कांच में। लेकिन निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पर कि साधारण जो माइक्रोस्कोप है वो उसमें कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लक्षण है? साधारण जो माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, सिंपल जो सूक्ष्मदर्शी है, उसका लक्षण क्या है मेन? तो उसमें क्या होता है कि जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, उसमें क्या है, एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसकी जो फोकस दूरी है एफ वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, कम दूरी का फोकस लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, कि जो जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अधिक विचलन होता है। अधिक विचलन होता है, तो वो होता है बैंगनी कलर का, वॉयलेट। जब हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, सबसे
पहले मतलब ये बैंगनी कलर आया तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है। और जो लाल प्रकाश आता है वो एकदम सीधा निकल जाता है, ठीक है, कम कोण पर झुकता है बिल्कुल भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रो जर्म्स सूक्ष्म कीटाणु को देखने में उपयोगी जो लेंस है वो कौन सा है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको देखने के लिए जो उपयोगी लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस। मतलब यहाँ पर जो कीटाणु हैं सूक्ष्म जीव उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष का निवारण है। अब देखिए जो जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, तो इसमें क्या होता है कि ना तो हमें पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को काम में लिया जाता है मिला के, ठीक है। उत्तल और अवतल मतलब उभय उत्तल लेंस जिसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। चलो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर सबसे कम कोण पर कौन झुकता है। लाल प्रकाश, मतलब यहाँ पर लाल प्रकाश से उसका विचलन सबसे कम होता है और जो हमारा बैंगनी प्रकाश था उसका क्या सबसे ज़्यादा अधिक विचलन होता है, ठीक है। लास्ट सवाल दिया गया है कि दोपहर के समय सूर्य है वो सफ़ेद किस कारण होता है। वो होता है कम प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो सूर्य है उसके अलग प्रकाश के अलग अलग कलर होंगे, ठीक है, लेकिन सफ़ेद जो कलर होता है वो सूर्य का वो होता है कम प्रकीर्णन के कारण। और लाल प्रकाश है उसका विचलन कोण कम होता है, याद रखना। और जो बैंगनी प्रकाश है, बैंगनी रंग का प्रकाश वो अधिक विचलित होता है अधिक कोण पर, ठीक है। ओके।